वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट कोडिंग। जैसे आपने विक्स डॉट कॉम का भी नाम सुना होगा कि आप विक्स के थ्रू बना सकते हैं वेबसाइट। और एज्यूर हैं और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम इस तरह बना सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें अगर आवाज़ ना आ रही हो तो, या फिर कोई चीज़ समझ ना आए ना, तो आपने या तो माइक में बता देना है या मैसेज कर देना है। बेसिकली वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई बैकग्राउंड, किसी भी किस्म के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नो हाउ है, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, और बेसिक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको इतना पता होना ज़रूरी है कि वेबसाइट्स जो हैं वो काम कैसे करती हैं। मतलब इवन हमें इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वर्डप्रेस के बैकएंड पे कोडिंग नहीं हो रही। जो भी हम चीज़ें इसमें कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कोड लिखा जा रहा है, बट हमें वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो बैकएंड के ऊपर है वो कोड उस चीज़ का क्रिएट होता है, तभी वो वेबसाइट चलती है। तो इसके लिए जैसे हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है और लैपटॉप की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अब इसमें मैंने जो कोर्स है वो इस तरह बनाया हुआ है कि इसमें हम वर्डप्रेस पे ज़्यादा फोकस करें, और वर्डप्रेस के अलावा HTML CSS जो कि किसी भी वेबसाइट की या किसी भी ऐप की या किसी भी किस्म के जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं उनकी बैकबोन होती है। HTML CSS के बगैर वेबसाइट का बनना बहुत मुश्किल है। वो एक तरह की फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती हैं, और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कुछ आपको नज़र आता है, जो कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसा फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम गूगल पे कोई भी चीज़ खोलें। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वेबसाइट खोली हुई है, यूरोपास। एक मैंने CV किसी की बनानी थी। तो अब यहाँ पे आप देखें वेबसाइट है, अब ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये यूरोपास लिखा हुआ है, ये एक लोगो यहाँ पे आया हुआ है, ये सब चीज़ों के लिए कोड लिखा गया है। इसमें कलर कौन सा होगा, माउस लाने पे माउस का जो कर्सर है आपका उसकी शेप चेंज होगी, ये भी कोड में लिखा हुआ है। और यहाँ पे थीम है, इसके लिए थोड़ा सा एडवांस कोड चाहिए होता है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। इसके लिए आपको अदर देन HTML CSS यूज़ करने होते हैं। बेसिकली HTML जो चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ना आपकी वेबसाइट पे, ये चीज़ वो ये कंट्रोल करती हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वेबसाइट सीखते हुए इन चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और तो बेसिकली कोर्स तो वर्डप्रेस के बारे में ही है, तो मेनली हम उसके ऊपर ही फोकस कर लेंगे। कंटेंट के अंदर बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रंट एंड और बैक एंड को देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड का मतलब क्या होता है, अगर क्या इन और किस किस तरह ये दो डोमेन्स हैं वेबसाइट्स की। और वर्डप्रेस के थोड़ा सा हम देखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसको डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना सीखेंगे। डिफरेंट किस्म की वर्डप्रेस जो हम यूज़ करते हैं हर तरह की वेबसाइट के लिए, उसमें डिफरेंट डोमेन्स आपके पास होती हैं। जिस तरह आपने अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास दराज होता है या और इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके लिए जो वेबसाइट्स बनती हैं उसको ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए बिल्कुल अलग आपके पास थीम्स होते हैं और डिफरेंट अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। सादी वेबसाइट्स भी लोग बनाते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्टोरीज लिखता है, तो वो एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएगा, उसमें वो उसने अपने कुछ स्टोरीज के सैंपल्स लिखे लगाए हुए होंगे। कोई बंदा आर्ट वर्क करता है तो उसने अपने आर्ट वर्क के सैंपल्स लगाए होंगे उसके ऊपर, ताकि लोग देखें और वहाँ से फिर उसको ऑर्डर दें या परचेज कर लें। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे डोमेन्स क्या होती हैं, वेब होस्टिंग्स क्या होती हैं, और SSL से क्या मुराद है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। थीम्स एंड अपीयरेंसेस क्या होती हैं वर्डप्रेस के अंदर, और उसको वर्डप्रेस के अंदर हम पेजेस को कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं। और पोस्ट जो हमें हमारे पास आती हैं डेली पोस्ट वगैरह, उनको कैसे मैनेज करते हैं। उसके अलावा प्लगइन्स क्या होते हैं, विजिट्स, बैकअप्स क्या होते हैं वेबसाइट के, गूगल रिव्यूज़, कुछ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, और SEO वगैरह कैसे करते हैं। SEO से मुराद के आपकी जो वेबसाइट है उसको वो रैंक करने के लिए होता है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग वेबसाइट चलाते हैं, उसकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है, उस बेस पे उसको रैंक किया जाता है, गूगल ही रैंक करता है। तो रैंकिंग के लिए गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर शो क्या कहते हैं एयर किए होते हैं कि जो जो वेबसाइट चल रही हैं वो उन सॉफ्टवेयर वो उनको टेस्ट करते हैं कि जिस वेबसाइट पे जितने ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, जितने ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, जितनी ट्रैफिक आती है, और जितना ज़्यादा कंटेंट और जितना ज़्यादा वॉच टाइम देखा जाता है, उस हिसाब से वो रैंक की जाती है, और उतना ज़्यादा वो अर्न भी करते हैं। और इसको एज अ फ्रीलांस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और किस तरह डील कर सकते हैं। क्लाइंट से डील करते हुए क्या क्या चीज़ें हमें हमें पता होनी चाहिए, क्लाइंट से जब हम ऑर्डर ले रहे हों,
ऑब्वियसली बिकॉज़ वेब डेवलपमेंट काफ़ी एक मज़े की चीज़ है और अर्निंग के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास क्लाइंट्स हों। अगर आपके 1, 2, 3 भी क्लाइंट्स बन जाते हैं ना, तो वो फिर आगे से आउटसोर्स करके भी आपको काम मिलता रहता है। यूजुअली फ्रीलांसिंग में ये होता है ना कि आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलते। जिसको डायरेक्ट क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो वो फिर लाखों जो हैं रुपीज़ हर मंथ कमाता है। बिकॉज़ वो क्लाइंट्स यूजुअली फॉरेनर्स होते हैं, अमेरिका से होते हैं, ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज़ से होते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में फ्रीलांसिंग ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज़ उनकी करेंसी बहुत लो है। मतलब यूरोपियन के अमेरिकन्स जिनकी हाई हाई करेंसी है, तो वो बजाय अमेरिका के फ्रीलांसर को हायर करने के पाकिस्तानी या इंडियन फ्रीलांसर को या बांग्लादेशी फ्रीलांसर को हायर करेंगे ताकि वो कम पैसों में उसको अच्छी चीज़ बना के दे दे। फॉर एग्जांपल अब $100 उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे $100 किसी को मिले तो उसके लिए पूरे महीने का खर्चा निकल आएगा। तो इसलिए फिर फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसको देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे कैश इन कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा HTML और CSS के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये बेसिक बेसिक कोडिंग होगी, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ये है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो वेबसाइट्स हैं वो चलती किस तरह, मतलब उनका बेसिक प्रोसेस क्या होता है, उनके ऊपर जो चीज़ें आप देखते हैं, जिनको क्लिक करते हैं, जो लिंक्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं और वो किस तरह फंक्शन करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा सिंटैक्स भी पढ़ेंगे HTML का और CSS का, यानी कि उनको लिखने का जो तरीका है कोड को क्या होता है। और इतना मुश्किल कोड नहीं है, बहुत ईजी, यानी कि कोडिंग के अंदर इनफैक्ट बल्कि इनको कोडिंग में कंसिडर भी नहीं किया जाता। अक्सर तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे कोडिंग भी कंसिडर नहीं करते बिकॉज ये काफ़ी ईजी होती है, मतलब बेसिक बहुत है ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है। उसके अलावा इसके अंदर इनको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। बॉर्डर्स बनाना, कलर्स चेंज करना, बैकग्राउंड, फॉन्ट कलर, साइज, एनिमेशंस और पेज को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। और एक और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी उसे कहते हैं। उसका ये मतलब होता है कि जिस तरह हमारे हम मल्टीपल ब्राउज़र्स को देखते हैं, हमारे पास इस तरह गूगल क्रोम ब्राउज़र है, जो आईफ़ोन यूज़र हैं, तो मैक वालों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका एक ब्राउज़र है, एंड्रॉयड वालों का डिफरेंट है। और इस तरह फायरफॉक्स है, मोज़िला जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ब्रेव, बहुत सारे मतलब हैं। वो इसलिए हैं कि अब कुछ लिंक्स हैं जो हर ब्राउज़र पे नहीं चलते। तो इसलिए ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि ऐसी कोडिंग या ऐसे वर्ड्स यूज़ करें कि जो सारे वेब ब्राउज़र्स के अंदर कॉम्पैटिबल हों, कि जो बंदा क्रोम यूज़ कर रहा है उसको भी वो वेबसाइट देखने में इशू ना हो, और जो बंदा किसी और किस्म का ब्राउज़र यूज़ कर रहा है कंप्यूटर में उसको भी वो वेबसाइट में मसला ना हो। बिकॉज हम ऐसा होता है ना कि समटाइम्स हम कोई फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी की या किसी फ़ॉरेन कंपनी की वेबसाइट खोलते हैं तो वो यहाँ पे चल नहीं रही होती, सर्वर एरर आ रहे होते हैं, तो वो इसी ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी ना होने की वजह से आ रहे होते हैं। चेक कर लेते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है किसी का। आई थिंक नहीं है। आपको आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी सही तरह शेयर हो रही है। जी हाँ, सर। अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें हम बेसिक एक डिफरेंस देख लेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, मतलब ये बेसिक कंप्यूटर है, ये 5-6 क्लास की कंप्यूटर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है और ब्राउज़र क्या होते हैं। बेसिकली हमें ये तो पता है ना कि एक जो कंप्यूटर डिवाइस होती है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अब जो उसके मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसकी वायर्स एंड सर्किट्स और जो उसका प्लास्टिक हार्डवेयर यूज़ हुआ है, वो सारा एक हार्डवेयर आपके पास सेटअप होता है। उस हार्डवेयर को हमारे से, यानी कि जो हम यूज़र हैं, लिंक करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है वो एक बहुत कॉमन है। हमारे पास क्रोम हमारे पास आ जाता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं क्रोम नहीं आता, वो ब्राउज़र है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और एप्पल के जो यूज़र हैं उनका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मैक बुक्स यूज़ करते हैं या इस तरीके से। और जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनका ये होता है, और जो एप्पल वालों का जो मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्पल iOS कहलाता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका काम क्या होता है, दे दे रन सॉफ्टवेयर इन द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर।
मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसको रन करने में ये हेल्प करते हैं। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है वो। अब इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि व्हाट इज वेब ब्राउजर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारे राइट पे एक फ्लोर चार्ट सा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हार्डवेयर से यूज़र का डिफरेंस क्या है। अब हार्डवेयर, इसमें आपको बताया था कि हार्डवेयर इज़ एनी डिवाइस, वो हार्डवेयर है। अब उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या काम है कि वो कनेक्ट करता है हमें हमारे यूजेज के साथ। अब जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन किसी भी किस्म की ऐप हो सकती है, किसी भी किस्म का जो हम कोई फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहते हैं वो इसमें आ जाती है। अब यहाँ पे कुछ मैंने ब्राउज़र्स की एग्जांपल दी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों का माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी उन्हीं का ही है, गूगल क्रोम है, और ये फायरफॉक्स है, ओपरा मिनी है, और सफारी है। तो इस तरह ये बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। अब ये ज़रा कॉमन ब्राउज़र्स हैं, कुछ और भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते पाकिस्तान में, और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी नहीं इतने होते। तो ब्राउज़र का क्या काम है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स अ वे टू लुक एंड interact with all the information on the world wide web. ठीक है, मतलब ब्राउज़र का आपको पता है कि ब्राउज़र क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि जो सारी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर के ऊपर लॉन्च हुई हुई है। जिस तरह हम किसी भी लिंक के साथ www लिखते हैं ना, तो ये वो www है, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे जो भी चीज़ आप ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट यानी पब्लिक करते हैं, वो एक एक किसी ना किसी लिंक के साथ लिंक हो जाती है। किसी भी किस्म की वेबसाइट होती है, इवन फेसबुक, जिसका भी आप लिंक देखेंगे उसमें आपको www लाजमी नज़र आता है। तो ये ब्राउज़र जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको लिंक करता है उस इंफॉर्मेशन के साथ जो ग्लोबली है। वो कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई ऐप भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको उसका थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र में क्या फ़र्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कनेक्ट करता है किसके साथ? ब्राउज़र के साथ। और ब्राउज़र क्या करता है? वो यूज़र के एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहा होता है, यानी कि रन कर रहा होता है। तो इन द मेन शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग उसकी यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आपके पास जिसके अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। वो आपके यूज़र के साथ इंटरेक्शन में रोल प्ले करता है। Web browser never has to directly interact with the hardware of the system. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो वेब ब्राउज़र है, यानी जैसे मैंने कहा अभी जो क्रोम है, अब जिस तरह क्रोम, जैसे हमने पीछे पढ़े थे ना ब्राउज़र जो क्रोम थे या माइक्रोसॉफ्ट एज है, अब ये लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हार्डवेयर के साथ। उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सॉफ्ट कोड्स की फॉर्म में होता है वो रिक्वायर्ड होता है। वो एक तरह से इनका इनके इनका एक प्री रेक है कि उसके बगैर कोई भी ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अंदर ब्राउज़र फंक्शन करेगा और उस ब्राउज़र को यूज़ करके हम डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बेसिक वेबसाइट के बारे में कि एक वेबसाइट क्या होती है, एक वेबसाइट के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब वेबसाइट जो है 830, अब वेबसाइट के दो आपके पास अ, जो है हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब है कि वो सब चीज़ें कि जो आप को नज़र आ रही हैं। मतलब कि आपने कोई वेबसाइट खोली है फॉर एग्जांपल, एक मिनट, आप जिस तरह यहाँ पे देखेंगे ना, ये